हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th विज्ञान का अध्याय 6 जिसका नाम है ऊतक। इससे पहले वाले वीडियो में हम ऊतक के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे पादप ऊतक से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पादप ऊतक से। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऊतक आता है हमारा पादप ऊतक। और पादप ऊतकों में भी सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसके बारे में? विभज्योतक ऊतक के बारे में। किसके बारे में? विभज्योतक ऊतक के बारे में। तो पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभज्योतक ऊतकों के उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ऐसे ऊतकों को विभज्योतक और अंग्रेजी में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, यानी कोई पादप है, जैसे कि मान लीजिए कोई पादप है और इसके ऊपर वाले भाग में वृद्धि हो रही है। तो ये वृद्धि है वो किसके कारण हो रही है? यानी यह वृद्धि हो रही है जो विभज्योतक ऊतक के कारण हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या उपस्थित है? विभज्योतक ऊतक। तो यानी ऐसे ऊतक जिनके कारण कई पौधों के कई भागों में वृद्धि होती है उन्हें क्या कहते हैं? विभज्योतक ऊतक। ठीक है, अगर हम विभज्योतक ऊतकों के प्रकार की बात करें, यानी विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर, किसके आधार पर? विभज्योतक जहाँ पर उपस्थित है, पौधे के जिस भाग में उपस्थित है उसे क्या बोलते हैं? यानी उसे बोल रहे हैं विभज्योतक की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर। कितने प्रकार के होते हैं विभज्योतक? 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो नंबर 1 शीर्षस्थ विभज्योतक, दूसरा अंतर्विष्ट विभज्योतक, तीसरा है पार्श्व विभज्योतक। चलिए तो तीनों को एक एक से पढ़ते हैं। पहला आता है हमारा शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, शीर्ष मतलब ऊपर। यह पादप में कहाँ पर स्थित होगा? ऊपर की ओर, यानी तने में ऊपर की ओर स्थित होता है। ठीक है, यह जड़ों एवं तनों कहाँ दोनों में पाया जाए। किसमें? जड़ों, यानी जड़ों के नीचे की ओर और तने में ऊपर की ओर। ठीक है, जड़ एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में उपस्थित रहता है। यानी जड़ें जब जैसे ही नीचे की ओर वृद्धि करती हैं, नीचे गहराई में जाती हैं, किसकी वजह से वृद्धि करती हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक की वजह से। या तना ऊपर की ओर वृद्धि कर रहा है तो किसकी वजह से वृद्धि कर रहा है? शीर्षस्थ विभज्योतक की वजह से। ठीक है, दूसरा आता है हमारा अंतर्विष्ट विभज्योतक। ठीक है, यह होता है, यह कुछ पौधों में पर्वसंधियों के पास पाए जाते हैं। ठीक है, आपने इससे पहली कक्षाओं में 2 शब्द सुने होंगे, एक तो पर्व और दूसरा पर्वसंधि। क्या सुना होगा? पर्व और पर्वसंधि। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि पर्वसंधि किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा कोई पेड़ है यानी पौधा है और उसके ये जॉइंट है। जैसे आप मान लीजिए हमारा कोई गन्ना है। ठीक है, क्या है? गन्ना है। अब ये गन्ना है तो ये इसके जॉइंट हैं। तो अगर हम बात करें नीचे की ओर और ले जाएं, ठीक है, ये मैंने कोई गन्ना बना दिया है तो जो भाग दिखाई दे रहे हैं हमको, जैसे मैं ब्लैक से करूँ, ये जो भाग दिखाई दे रहे हैं बीच के, तो इनको तो बोलते हैं हम पर्व। क्या बोलते हैं? पर्व। क्या बोल रहे हैं? पर्व। यानी जो बीच का भाग है उसे तो क्या बोल रहे हैं हम? पर्व। लेकिन जो यहाँ पर जॉइंट है, जो जॉइंट है, इस जॉइंट को क्या बोलते हैं? पर्व संधि। क्या बोलते हैं? पर्व संधि। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पर्व क्या होता है और पर्व संधि क्या होती है। एक और बार रिपीट करता हूँ मैं कि ये जैसे देखिए मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम के अंदर मान लीजिए कि ये वाला भाग है, ये वाला भाग है यानी बीच वाला भाग है, इसको तो हम क्या बोल रहे हैं? पर्व। लेकिन जो ऊपर ये, जैसे अब ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, जिस जॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? पर्व संधि। क्या बोल रहे हैं? पर्व संधि। तो ये होती है आपकी पर्व संधि। अब ये क्या बोला गया आपको कि जो अंतर्विष्ट विभज्योतक है वो कहाँ पर पाया जाता है? पर्व संधियों में। कहाँ पर पाया जाता है? पर्व संधियों में। ठीक है, पर्व संधियों के पास पाया जाता है। उसके बाद है तीसरा विभज्योतक का प्रकार पार्श्व। पार्श्व का मतलब होता है साइड। पार्श्व का मतलब क्या होता है? साइड में, यानी बगल में। कहाँ पर पाया जाएगा? बगल में। ठीक है, पार्श्व का मतलब क्या होता है? साइड। यानी साइड का मतलब क्या होता है? बगल में। यानी ये कहाँ पाया जाएगा? तने में, बगल में। ठीक है, तो अब ये किस में उपस्थित होता है? यह तने की परिधि या मूल में वृद्धि में सहायक होता है। अगर बात करें हम पार्श्व विभज्योतक की, तो ये कहाँ पर? तने की परिधि यानी जो साइड में होती है उस ओर, और या मूल में वृद्धि में सहायक होता है। किसमें पाया जाता है? या तो ये तने की परिधि में या मूल की वृद्धि में सहायक होता है। कौन सा? पार्श्व विभज्योतक। तो अभी हमने तीनों देख लिए। विभज्योतक देखा, विभज्योतक के प्रकार देखे, जैसे कि शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। ये आप ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी बना हुआ है, देख सकते हैं। देखो ये शीर्ष पर स्थित है इसलिए इसे क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतक।
और ये देखो ये दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए ये स्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अंतर्पृष्ठ वियोज्योतक यानी पर्व संधियों। और ये साइड में ये दिखाई दे रहा है आपको, ये साइड में दिखाई दे रहा है, इसको बोल रहे हैं पार्श्व वियोज्योतक, यानी साइड में पाया जाता है उसको क्या बोल रहे हैं, पार्श्व वियोज्योतक। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा वियोज्योतक की कोशिकाओं के गुण। क्या, वियोज्योतक की कोशिकाओं के गुण। तो पहला गुण कौन सा है कि इसकी कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, यानी वियोज्योतक ऊतक की कोशिकाओं के गुण के बारे में बात करें तो जो वियोज्योतक ऊतक होता है उसकी कोशिकाएं जल्दी जल्दी क्रिया करती हैं, कोई भी चीज़ हो उसमें जल्दी जल्दी भाग लेती हैं और जल्दी जल्दी, जैसे हम अगर बात करें तने में वृद्धि तो यानी जो शीर्षस्थ वियोज्योतक है वह वहाँ पर उपस्थित होता है और शीर्ष में वृद्धि कराता है जल्दी जल्दी। ठीक है, दूसरा आता है आपका कोशिका द्रव्य, अगर दूसरा गुण क्या है, कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और सुस्पष्ट केंद्रक होते हैं। और जो वियोज्योतक की कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक भी पाया जाता है। ठीक है, तीसरा है उनके पास रसदानी नहीं होती, यानी जो वियोज्योतक की कोशिकाएं होती हैं उनके पास क्या नहीं होता, रसदानी नहीं होती। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम पादप ऊतक के दूसरे प्रकार, यानी पहला पादप ऊतक क्या पढ़ा था उन्होंने, वियोज्योतक। वियोज्योतक में क्या पढ़ा, वियोज्योतक के बाद मतलब वियोज्योतक की परिभाषा और वियोज्योतक के प्रकार और उसकी कोशिकाओं के गुण। ठीक है, अब दूसरा पादप ऊतक आता है हमारा स्थायी ऊतक। कौन सा आता है, स्थायी ऊतक। तो वियोज्योतक द्वारा बनी कोशिकाएं एक विशिष्ट कार्य करती हैं, वियोज्योतक द्वारा जो कोशिकाएं बनी होती हैं क्या करती हैं, विशेष कार्य करती हैं और विभाजित होने की शक्ति को खो देती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी कार्य है, वियोज्योतक की कोशिकाएं जैसे कि शीर्ष में वृद्धि करा रही तने की में, तो करती नहीं काफ़ी दिनों तक करने के बाद उनकी क्या हो जाती है, विभाजन होने की क्षमता खत्म हो जाती है, यानी शीर्ष में एक टाइम के बाद वृद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो शीर्षस्थ वियोज्योतक है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन की क्षमता खो देती हैं। अब जो वियोज्योतक की कोशिकाएं वो विभाजन की क्षमता खो देती हैं, जिसके फलस्वरूप स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। अब जैसे ही आपके वियोज्योतक ऊतक की कोशिकाओं ने विभाजन की क्षमता खो दी, उसके बाद वही ऊतक क्या बन जाता है आपका, क्या बन जाता है, स्थायी ऊतक। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विभेदीकरण, यानी वियोज्योतक ऊतक से स्थायी ऊतक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विभेदीकरण। ठीक है, दूसरी परिभाषा विभेदीकरण की दूसरी परिभाषा की बात करें तो वियोज्योतक की विभाजन की क्षमता, वियोज्योतक की कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खोने वाली कोशिकाओं से स्थायी ऊतक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विभेदीकरण। ठीक है, विभेदीकरण किसे कहते हैं, यानी वियोज्योतक की जो कोशिकाएं हैं वो अब विभाजन की क्षमता खोने से, यानी वियोज्योतक से स्थायी ऊतक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी वियोज्योतक से स्थायी ऊतक बन रहा है वो किसकी, कौन सी क्रिया विधि से बन रहा है, विभेदीकरण से। किससे बन रहा है, विभेदीकरण से। ठीक है, किससे बन रहा है, विभेदीकरण से। तो ये होता है आपका विभेदीकरण, यानी वियोज्योतक से स्थायी ऊतक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विभेदीकरण। ठीक है, अगर स्थायी ऊतकों के प्रकार के बारे में पढ़ें तो सबसे पहला स्थायी ऊतक आता है हमारा सरल स्थायी ऊतक। अब सरल स्थायी ऊतक एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। एपिडर्मिस मतलब जो पादपों की सबसे ऊपरी परत होती है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, जिसे सरल स्थायी ऊतक कहते हैं। अब किसमें समार होती है वो सब, एपिडर्मिस जो सरल स्थायी ऊतक में। ठीक है, अगर हम बात करें सरल स्थायी ऊतकों के प्रकार की तो सरल स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। अब तीनों को एक के बाद एक करके पढ़ेंगे हम। पहला है पेरेन्काइमा, यह सबसे अधिक पाए जाने वाला एक सरल स्थायी ऊतक है। तो ये सब याद रखना है आपको कि सबसे अधिक पाए जाने वाला सरल स्थायी ऊतक का नाम क्या होता है, पेरेन्काइमा। क्या होता है, पेरेन्काइमा। ठीक है, यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। पेरेन्काइमा किसका बना होता है, पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। अब जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, यह जीवित कोशिकाएं। कैसी कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं और ये बंधन मुक्त होती है, मतलब किसी से बंधी हुई नहीं होती। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है। और जो पेरेन्काइमा ऊतक है उसकी कोशिकाओं के मध्य क्या पाया जाता है, काफ़ी रिक्त स्थान। ठीक है, उसके बाद है यह ऊतक प्राय भोजन भंडारण करती हैं। अब अगर तो आपसे कोई पूछ ले कि पेरेन्काइमा ऊतक का कार्य क्या है, तो पेरेन्काइमा ऊतक अधिकतर क्या करते हैं, भोजन भंडारण। क्या करते हैं, भोजन का भंडार करते हैं। ठीक है, अगर हम पेरेन्काइमा ऊतकों के प्रकार की बात करें तो पेरेन्काइमा होते हैं हमारे 2 प्रकार के। कौन से, एक तो क्लोरेन्काइमा और एक एरेन्काइमा। ठीक है, दोनों के बारे में पढ़ते हैं हम। पहला है कौन सा, क्लोरेन्काइमा, यानी कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल, जिसे हम हरितलवक कहते हैं, पाया जाता है, जिसके कारण
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार के ऊतकों को क्लोरेनकाइमा कहते हैं। देखो, अब क्लोरेनकाइमा क्यों कह रहे हैं इसको? क्लोरेनकाइमा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पेरेनकाइमा के अंदर, अगर पेरेनकाइमा के अंदर आपको हरित लवक दिखाई दे, क्या दिखाई दे? हरित लवक दिखाई दे, हरित लवक की उपस्थिति की वजह से इसको क्या कह रहे हैं हम? क्लोरेनकाइमा। क्या कह रहे हैं? क्लोरेनकाइमा। हरित लवक पाया जाता है, इसकी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? क्लोरेनकाइमा। इन पेरेनकाइमा के अंदर हरित लवक उपस्थित हो जाए तो उस पेरेनकाइमा को क्या बोल रहे हैं हम? क्लोरेनकाइमा। ठीक है। दूसरा प्रकार आता है हमारा एरेनकाइमा। कौन सा आता है? एरेनकाइमा। ठीक है। जलीय पौधों में पेरेनकाइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जिसके कारण ये फल जल में तैरती रहती हैं। यानी कुछ पेरेनकाइमा की कोशिकाओं में बड़ी बड़ी छिद्र होते हैं, जिनको हम गुहिकाएं बोल रहे हैं, और उनके अंदर हवा भर जाती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं? जल में तैरते रहते हैं। इस प्रकार के पेरेनकाइमा को क्या कहते हैं हम? एरेनकाइमा। यानी एरेन मतलब एयर, एरेन मतलब एयर, एयर का मतलब क्या होता है? हवा। एयर का मतलब क्या होता है? एरन, एरेन, ए मतलब एयर यानी हवा। इनके अंदर क्या भरी रहती है? हवा भरी रहती है, इसकी वजह से इनको क्या कहते हैं? एरेनकाइमा। उसके बाद आता है कॉलेनकाइमा। कौन सा आता है? कॉलेनकाइमा। ठीक है, क्योंकि पेरेनकाइमा कॉलेनकाइमा था। अब कॉलेनकाइमा किसे कहते हैं? पौधों में लचीलेपन का गुण इसी ऊतक के कारण आता है। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में लचीलेपन का गुण किस ऊतक के कारण आता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका कॉलेनकाइमा ऊतक के कारण। किसके कारण आता है पौधों में कॉलेनकाइमा ऊतक का? जो पौधों में लचीलापन है वो किस ऊतक के कारण आता है? कॉलेनकाइमा ऊतक के कारण। किसके कारण आता है? कॉलेनकाइमा ऊतक के कारण। अब यह पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्ती और तना, अगर आपसे पूछ ले कि कॉलेनकाइमा कहाँ पर उपस्थित होता है, तो पत्ती और तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। जैसे कि अभी कभी कभी आपने देखा होगा कि जो जो आपके नए पौधे होते हैं, यानी जो ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनके तने को आप मोड़ कर देखते हैं तो टूटते कम है, बल्कि लचीलापन ज़्यादा दिखाते हैं, यानी नब जाते हैं, बीच में से फोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद है यह पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है, और जो कॉलेनकाइमा है वो सहारा लेने में भी सहायता करता है पौधों को। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंत में। जैसे कि मान लो ये आपका, ठीक है, और यहाँ से कोई पड़ लगी हुई है, यहाँ से कोई पड़ लगी हुई है, जैसे कि मैंने ये बना दिया आपकी टेम्परेरी पड़। ये कोई पौधा यहाँ पर जो पड़ लगी हुई है, और ये पड़ जिस स्थान पर लगी हुई है उसे बोलते हैं हम पर्णवृंत। आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा साइंस में कि पर्णवृंत और पर्णफलक क्या होते हैं। तो ये जो पड़ जहाँ पर तने के जिस भाग पर जुड़ी होती है उस भाग को क्या बोलते हैं हम? पर्णवृंत। ठीक है, जिससे जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं? पर्णवृंत। तो जो आपका कॉलेनकाइमा होता है वो कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मिस के नीचे, और कहाँ पर? पर्णवृंत में। कहाँ पर पाया जाता है? पर्णवृंत में। ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक कॉलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं के गुण। किसके गुण? कॉलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं के गुण। अब क्या है, इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, यानी जो कॉलेनकाइमा ऊतक है उस ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं, लंबी होती हैं। एक तो कैसी कॉलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं जीवित, दूसरी लंबी, और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। और अनियमित ढंग से मतलब कहीं पतली कहीं मोटी, कहीं पतली कहीं मोटी। ठीक है। तथा कोशिकाओं के बीच बहुत कम रिक्त स्थान होता है, यानी जो रिक्त स्थान है वो कोशिकाओं के बहुत बीच में क्या होता है? बहुत कम। ठीक है। उसके बाद आता है आपका तीसरा सरल स्तरीय ऊतक का प्रकार स्क्लेरेनकाइमा। कौन सा आता है? स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। तो यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। जो स्क्लेरेनकाइमा है वो पौधों को क्या बनाता है? कठोर एवं मजबूत। यह ऊतक तने में कहाँ पर, अगर पूछ ले स्क्लेरेनकाइमा ऊतक कहाँ पर पाया जाता है, तो यह ऊतक तने में संवहन मंडल के समीप, पत्ती की शिराओं में तथा बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होता है। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक कहाँ पर पाया जाता है? जैसे कि आपके तने हैं, संवहन मंडल है। संवहन मंडल किसे कहते हैं? अभी पढ़ेंगे हम संवहन मंडल, जाइलम और फिलोयम। किसे कहते हैं? जाइलम और फिलोयम। ठीक है। के समीप पत्ती की शिराओं में। अब शिराएँ किसे कहते हैं? पत्ती की। तो जैसे कि मान लीजिए ये मैं कोई ऐसे लीफ बना दी, मैंने ये पत्ती बना दी, अब इस पत्ती के बीच में जो डार्क डार्क बनाऊंगा उसे कहते हैं हम शिराएँ। जैसे कि आपने जो नीम की पत्ती उसमें ऐसे देखा होगा, और इस तरह की कुछ संरचनाएं देखी होंगी आपने पत्ती के अंदर। तो इन पत्ती के अंदर जो मैं ब्लैक ब्लैक बना रहा हूँ ना, इन पत्ती के अंदर जो ऐसी संरचनाएं होती हैं उन संरचनाओं को क्या बोलते हैं हम? शिराएँ। क्या बोलते हैं? शिराएँ। ठीक है। जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है पत्ती के अंदर आपको, उसको बोलते हैं हम शिराएँ। क्या बोलते हैं? शिराएँ। ठीक है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम
क्या? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाओं के गुण, जैसे कि इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। कैसी होती हैं इस ऊतक की कोशिकाएं? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं, लंबी होती हैं, लंबी के साथ साथ कैसी होती हैं? पतली भी होती हैं, क्योंकि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। अगर आपको पूछा जाए कि स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की भित्ति मोटी किसके कारण होती है, तो एक पदार्थ पाया जाता है, कौन सा? लिग्निन। कौन सा पाया जाता है? लिग्निन। लिग्निन के कारण इस ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? मोटी। यह भित्तियां प्राय इतनी मोटी होती हैं कि कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं होता, और स्क्लेरेनकाइमा ऊतक होता है उसकी कोशिकाओं के बीच में कोई रिक्त स्थान भी नहीं होता। जैसे कि बात करें, आपने नारियल देखा होगा, और नारियल के छिलके में जो रेशे रेशे दिखाई देते हैं, नारियल के ऊपर जो आपको धागेनुमा संरचना दिखाई देती है, उसमें क्या उपस्थित होता है? स्क्लेरेनकाइमा ऊतक। ठीक है, अभी आप हम देख रहे थे ऊपर एपिडर्मिस, ये क्या है? अब एपिडर्मिस क्या है? यह प्राय कोशिकाओं की एक परत होती, परत की बनी होती है। क्या एक कोशिकाओं की परत की बनी होती है? जो शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। अब शुष्क यानी शुष्क स्थानों पर, यानी जहाँ पर पानी की कमी होती है, शुष्क स्थान मतलब जहाँ पर पानी की कमी होती है, उन पादपों के अंदर एपिडर्मिस होती है। क्या होती है? मोटी। अब क्यों मोटी होती है? उसका जो जल के क्षय यानी हानि, जल की हानि से बचाव हेतु महत्वपूर्ण है। जल की हानि से क्या होती है? महत्वपूर्ण, क्योंकि एपिडर्मिस मोटी होगी तो उनका बाष्पोत्सर्जन कम होगा, बाष्पोत्सर्जन कम होगा तो वहाँ से पानी कम निकलेगा, जिससे पौधों के अंदर पानी की कमी नहीं आएगी। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिस क्या करती है? सभी भागों की रक्षा करती है। ठीक है, उसके बाद एपिडर्मल कोशिकाएं। अब देखो, एपिडर्मिस और एपिडर्मल वही है कि एपिडर्मिस के अंदर जो कोशिकाएं उपस्थित होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एपिडर्मल कोशिकाएं। यानी यह कोशिकाएं पौधों की बाहरी सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती हैं। क्या करती हैं एपिडर्मल कोशिकाएं? जो पौधों की बाहरी सतह होती है वहां पर क्या बनाती है? मोम जैसी परत बनाती है, जिससे कि जल बाहर नहीं जाता। यह जल के क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात, जैसे कि जल के क्षय यानी जल की हानि से बचाने के अलावा यह यांत्रिक आघात, परजीवी परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। देखो, ये जल की हानि तो बचाती है पौधों को, लेकिन ये आंतरिक आघात यानी इनके ऊपर कोई चोट करता है तो उससे भी ये बचाव करती है। और परजीवी कवक के प्रवेश यानी कोई इनके अंदर कोई कवक प्रवेश कर रहा है तो उससे भी बचाती है, क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करना है। क्यों बचाती हैं? क्योंकि उनका कार्य क्या है? एपिडर्मल कोशिकाओं का रक्षा करना। अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं अपेक्षाकृत चपटी होती हैं। यह सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियों में उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं। और जो एपिडर्मल कोशिकाएं हैं वो बाह्य और पार्श्व भित्तियों की अपेक्षा आंतरिक भित्तियों से कैसी होती हैं? मोटी। कैसी होती हैं? मोटी। अगला टॉपिक है हमारा स्टोमेटा यानी रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। पत्ती की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को क्या कहते हैं हम? रंध्र। आपने देखा होगा कि कोई लीफ है किसी प्लांट की, तो आपने उस प्लांट के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, ऐसे करके उन छिद्रों को क्या बोल रहे हैं हम? रंध्र। जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, और हिंदी में क्या बोल रहे हैं? रंध्र। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा रच्छी कोशिकाएं। इसी में स्टोमेटा के अंदर ही क्या है? रच्छी कोशिकाएं। ठीक है, अब रच्छी कोशिकाओं में क्या है कि स्टोमेटा को दो वृक्क के आकारों की कोशिकाएं घेरे रहती हैं, यानी जिन्हें हम रच्छी कोशिकाएं कहते हैं। यानी वृक्क के आकार की कोशिकाएं होती हैं, वो स्टोमेटा यानी रंध्रों को घेरे रहती हैं। उन कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं? रच्छी कोशिकाएं। यह कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं। जो पादप में जो रंध्र हैं वह पादपों में गैसों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन करवाता कौन है? रच्छी कोशिकाएं। कौन करवाता है? पादपों में रंध्रों जो पानी गैसों का आदान प्रदान है वो कौन करवाता है? रच्छी कोशिकाएं। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन यानी बाष्प के रूप में पानी का निकलना। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। किसके द्वारा कराई जाती है इस बाष्पोत्सर्जन की क्रिया? अब बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? तो पानी का बाष्प के रूप में पौधों के वायवी भागों से निकलना ही क्या कहलाता है? आपका बाष्पोत्सर्जन। अब एक नोट याद रखना है आपको। नोट क्या है? मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, और जैसा कि आपको पता है तो मरुस्थल के अंदर पानी की कमी होती है, और मरुस्थलीय पौधे होते हैं तो उन पर एक पदार्थ की लेयर यानी परत का जमाव होता है। किस पदार्थ की बनी होती है? क्यूटिन। और क्यूटिन क्या होती है? क्यूटिन एक पदार्थ है जो कि जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है। कैसा है? जल को बाहर नहीं जाने देता है। लेप होता है जो कि मरुस्थलीय पौधों को पानी
द्वारा पानी व्यर्थ करने से बचाती है। और जो लिक्यूटिन की परत है वो क्या करती है, मृतस्थलीय पौधों को पानी व्यर्थ करने से बचाती है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपका, इसे दूसरा नोट। ठीक है, द्वितीय विभज्योतक की छालों की भित्ति पर सुबेरिन, द्वितीय विभज्योतक होता है उसकी छाल पर किसका जमा होता है, सुबेरिन का नामक पदार्थ का लेप होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अवैध बनाता है। मतलब जो द्वितीय विभज्योतक है वो उसकी सतह पर किसका जमा होता है, सुबेरिन का। और सुबेरिन का कार्य क्या है, सुबेरिन का कार्य है यह छालों को, यानी जो अपने तने की छाल होती है, पौधे के तने की छाल होती है, वो इसका हवा और पानी से बचाता है, यानी पानी का क्या नहीं करने देता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं होने देता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दूसरे जो पादप स्थायी ऊतकों के दूसरा प्रकार आता है आपका जटिल स्थायी ऊतक। क्या है, जटिल स्थायी ऊतक। अगर जटिल स्थायी ऊतक में देखें तो जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, दो प्रकार के। तो पहला होता है आपका जाइलम, क्या होता है, जाइलम। दूसरा क्या होता है, फिलोयम। अब इन दोनों को अभी मैंने ऊपर बताया था आपकी संवहन ऊतक क्या होता है, जाइलम और फिलोयम। इन दोनों को हम मिलाकर क्या बोलते हैं, संवहन ऊतक, जो कि मिलकर संवहन बंडल, और जो क्या बनाते हैं, संवहन बंडल। ठीक है, संवहन ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है। देखो संवहन ऊतक क्या है, जटिल पौधों की एक विशेषता है जो कि उनको स्थानीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। जो संवहन ऊतक है वो क्या है, संवहन ऊतक क्या है, पौधों को स्थानीय वातावरण में रहने के लिए क्या बनाती हैं, स्थायित्व पैदा, अनुकूल पैदा करती हैं। अगर हम सबसे पहले जटिल स्थायी ऊतकों में जाइलम के बारे में बात करें तो जाइलम के चार भाग कितने होते हैं, चार। जाइलम ट्रैकिड, देखो ट्रैकिड अंग्रेजी शब्द है और वाहिनिका हिंदी शब्द। ठीक है, दूसरा है जाइलम वाहिका, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा जाइलम फाइबर है जिन्हें क्या बोलते हैं, जाइलम रेशे। ठीक है, तो पहला है वाहिनिका एवं वाहिकाएं। वाहिनिका एवं वाहिका का कोशिका भित्ति मोटी होती है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो वाहिनिका एवं वाहिका होती है उनकी कोशिका भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। और इनमें से कई परिपक्व कोशिकाएं मृत होती हैं और जाइलम वाहिकाओं की परिपक्व मतलब जो मैच्योर हो चुकी कोशिकाएं वो कैसी हो जाती हैं, मृत, यानी डेथ हो जाती है उनकी। वाहिनिका और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती है और जो वाहिनिका और वाहिकाएं होती है उनकी संरचना कैसी होती है, नलिका आकार। कैसी होती है, नलिका आकार। इनके द्वारा पानी और खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर सम्मेलन होता है। यानी जैसे कि मान लीजिए ये कोई पौधा है, ये किसी जो पौधे है उसका तना है। अब इस तने के अंदर ये इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं, ये इस प्रकार व्यवस्थित होती हैं जो नीचे से ऊपर की ओर क्या ले जाती हैं, यानी ऊर्ध्वाधर क्या ले जाती है, पानी और खनिजों को। ठीक है, अगला है आपका जाइलम पैरेन्काइमा। तो यह भोजन का संग्रहण करता है। अब जाइलम पैरेन्काइमा का कार्य क्या है, भोजन का संग्रहण करना, यानी भोजन को इकट्ठा करना। ठीक है, दूसरा प्रकार, तीसरा चौथा प्रकार है उसका जाइलम फाइबर है, जाइलम रेशे। यह मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, यह सहारा देने का कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह आपका डायग्राम दिखाया हुआ है यहाँ पर, आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यह आपका जाइलम पैरेन्काइमा, ये जाइलम पैरेन्काइमा है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे फिलोयम। क्या पढ़ेंगे, फिलोयम। ठीक है, तो अब फ्लोएम के बारे में पढ़ते हैं। यानी जाइलम मुख्य जल, अगर नोट में आप ध्यान रखें, जाइलम किसका परिवहन करता है, मुख्य रूप से जल का। मुख्य रूप से किसका परिवहन करता है, जल का। ठीक है, अब याद कैसे रखेंगे इसको कि जाइलम जल का परिवहन करता है, हम कैसे याद रखेंगे, तो कुछ नहीं, आपको याद रखना है। देखो जो जाइलम है वो भी जा से शुरू हो रहा है और जो जल है वो किसी से शुरू हो रहा है, जा से। तो इसलिए आप याद रख सकते हैं जाइलम है वो किसका परिवहन करता है, जल का। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा आपका फिलोयम। किसका, दूसरा कौन सा आता है, फिलोयम। यह 5 प्रकार के अवयवों से मिलकर बनाता है। वही अवयवों का मतलब क्या होता है, भागों। अवयवों का ही मतलब ही क्या होता है, यह 5 प्रकार के भागों से मिलकर बना होता है। जैसे वहाँ पर जाइलम के 4 भाग थे, ऐसे ही यहाँ पर जो फिलोयम उसके कितने भाग हैं, 5। कौन कौन से, जालिनी कोशिकाएं, चालिनी नलिका और साथी कोशिकाएं, फिलोयम पैरेन्काइमा और फिलोयम रेशे। ठीक है, जिन्हें फिलोयम फाइबर भी कहते हैं। फिलोयम रेशों को छोड़कर सभी अवयव जीवित कोशिकाएं हैं। जो कि फ्लोएम रेशे हैं, देखो फ्लोएम रेशे हैं वो कैसे हैं, सभी जीवित। फ्लोएम रेशों को छोड़कर बाकी की, मतलब फ्लोएम के अंदर जो फ्लोएम रेशे हैं ये तो कैसे हैं, मृत। कैसे हैं, मृत। और बाकी कैसे हैं, जीवित। लेकिन अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम, जो आपके जाइलम फाइबर हैं वो तो होते हैं आपके जीवित और बाकी की कैसे होते हैं, मृत।
चालिनी नलिका छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। चालिनी नलिका की बात करें तो कैसी होती है, भित्तियों के अंदर छिद्र होते हैं और नलिकाकार होती है। ठीक है। फ्लोएम प्रवृत्तियों से भोजन का फ्लोएम पत्तियों से भोजन का परिवहन पादपों के विभिन्न भागों में करता है। ठीक है। अगर आपको याद रखना है कि फ्लोएम किसका परिवहन करता है, तो मुख्य रूप से फ्लोएम जो आपका भोजन है उसका परिवहन करता है। कहाँ से करता है, पत्तियों से। कहाँ से करता है, इसको भी आप इस तरह से याद रख सकते हैं। देखो फ्लोएम किससे शुरू होता है, फा से, और फल भी किससे शुरू होता है, फा से। अब फल क्या है, एक तरीके का भोजन, फल क्या है, एक तरीके का भोजन। यानी तो आप याद रख सकते हैं जो फ्लोएम है, यानी फ्लोएम है वो किससे शुरू हो रहा है, फा से, और फल भी किससे शुरू हो रहा है, फा से। तो अब फल क्या होता है हमारा, भोजन। इसलिए आप याद रख सकते हैं कि फ्लोएम मुख्य रूप से फल का यानी भोजन का परिवहन करता है, जो कि जाइलम जल का परिवहन करता है। ये देख सकते हैं आपके ट्रैकिडे यानी वाहिकाएं, जो वाहिनिकाएं सॉरी, और ये क्या है, वाहिकाएं। ठीक है। देख सकते हैं आप कि जो वाहिनिका हैं उनका व्यास कम है और जो वाहिकाएं हैं उसका व्यास ज़्यादा है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में जंतु ऊतक। आज की इस वीडियो हमने सभी पादप ऊतकों को पढ़ लिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।